हेलो एवरीवन, गौतम इज़ एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आइए शुरू करते हैं हमारी 26 मार्च 2024 की करंट अफेयर की क्लास। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च या फिर 25 मार्च। इसका जो सही आंसर हमारे पास सही आंसर जो है हमारे पास जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, 24 मार्च। तो क्षय रोग, जिसको कि हम टीबी बोलते हैं और हिंदी में इसको तपेदिक भी बोलते हैं, ये एक संक्रामक रोग है जो कि मुख्य रूप से हमारे लंग्स को, फेफड़ों को प्रभावित करता है। और इसकी जो इस वर्ष की जो थीम है वो है येस वी कैन एंड टीबी। और इसका जो इतिहास, हिस्ट्री क्या है, क्योंकि रॉबर्ट कोच ने डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज कब की थी? ये की थी 24 मार्च 1882 के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसका समझ, निदान और उपचार जो है संभव हुआ था। और इसके ठीक 100 साल बाद इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग्स डिजीज ने 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। मतलब भारत में नहीं मनाया था, केवल भारत में नहीं मनाया था, बल्कि पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। और फिर 1983 से इसको हर वर्ष मनाया जाता है। और ये जो किस जीवाणु के कारण होता है, तो ये माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और ये 200 सदस्यों वाले माइक्रो बैक्टीरियाई परिवार से संबंधित है। फैलता कैसे है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से फैल जाता है। पल्मोनरी टीबी से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, वो खांसता, छींकता या थूकता है, तो वही टीबी के कीटाणु हवा में फैला देता है, जिससे कि अन्य लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। लक्षण क्या क्या हैं इसके? बलगम के साथ खांसी और खून भी आता है कई बार, सीने में दर्द होता है, कमजोरी, वजन कम होना, बुखार और रात को पसीना आना। ठीक है, भारत ने जो 2025 तक लक्ष्य टीबी उन्मूलन का रखा है, तो वो रखा है 2025 तक का लक्ष्य। और 1962 में भारत सरकार ने इस पर राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम भी लागू किया था। अब देखते हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। पंडित कटिक न्यू है बैक्टीरिया, ये इसकी ट्रिक है। प से प्लेग, डी से डिप्थेरिया तपेदिक कुष्ठ रोग, टी से टिटेनिस, न्यू से निमोनिया, ह से हैजा, बेटिस मतलब ब से बोटुलिस, और रिया मतलब बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में अंग्रेजी में अनुवादित प्रथम मगही उपन्यास का नाम क्या है? मगही मतलब मगधी। ऑप्शन हैं फूल बहादुर, रौद्र सात्विकम, यादें यादें और यादें। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास फूल बहादुर। ठीक है, हाल ही में हमने पढ़ा है कि रौद्र सात्विकम के लिए प्रभा वर्मा को जो है वो पुरस्कार मिला है। यादें यादें और यादें, ये जो है वो पुष्पा भारती जी को इसके लिए पुरस्कार, व्यास सम्मान दिया गया है। तो अब देखते हैं, फूल बहादुर जो है वो मगही उपन्यास है, प्रथम मगही उपन्यास, जिसका कि अंग्रेजी में अनुवाद किया है। किसने किया है? अभय के ने किया है। ठीक है, लॉन्च कहाँ किया गया था? ये डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में इसको लॉन्च किया गया था। और ये लिखा किसके द्वारा है? जयनाथ पति के द्वारा लिखा गया है। और ये बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ आधार पर एक शहर पर आधारित एक रमणीय उपन्यास है। और ये जो अभय के हैं, इन्होंने और क्या क्या किया है, तो इनको और जो मतलब इन्होंने कालिदास का मेघदूत, ऋतु संहार को संस्कृत से अनुवाद करने के लिए भी इनको KLF पोइट्री बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 में मिला है। ठीक है, सार्क साहित्य पुरस्कार भी इनको दिया गया है। और 2018 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन DC में इनको आमंत्रित भी किया गया था अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में भारत में सबसे पुराने मंदिर की खोज के लिए ASI ने खुदाई कहाँ शुरू की है? बेंगलोर कर्नाटक, पन्ना मध्य प्रदेश, मदुरई तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पन्ना मध्य प्रदेश। ये जो सबसे पुराने वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे पेपर के लिए। तो सबसे पुराना मंदिर की खोज के लिए ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई शुरू कर दी है। तो देखते हैं कहाँ पर की है। ये नचने गांव में 2 टीलों की खुदाई कर रहा है। यहाँ पर 30 मीटर की दूर पर 2 मंदिर भी हैं। कौन कौन से? एक गुप्तकालीन पार्वती मंदिर है और कलचुरी राजवंश द्वारा निर्मित चौमुख मंदिर है। तो इसमें और भी कुछ पुराने मंदिर हैं। कौन कौन से? नचना हिंदू मंदिर और भुमरा और देवगढ़ मंदिर के साथ साथ ये भी पुराने मंदिरों में, जीवित पुराने मंदिरों में सम्मिलित है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि मध्य प्रदेश कई प्राचीन मंदिरों का घर है, जिनमें गुप्त काल का मंदिर सांची 17 भी शामिल है। और अब तक का ये भारत का सबसे पुराना पूर्ण जीवित मंदिर है, जो कि 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। और ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसके जो फाउंडेशन है वो किसने रखी थी? वो अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी। कब की थी? 1861 में। इस टाइम पे अंग्रेजों का समय था, इसलिए। हाल ही में चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ किस राज्य में मनाई जा रही है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर केरल। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है
वो है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, क्योंकि चिपको आंदोलन हुआ उत्तराखंड में था, इसलिए यहीं पर इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। चिपको मतलब पेड़ों को बचाने के लिए, काटने से बचाने के लिए इनके साथ चिपक जाते थे लोग, गले लगा लेते थे इनको। तो कब शुरू हुआ था ये? 1970 के दशक में हुआ था और 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड राज्य में। चमोली से शुरू हुआ था ये, चमोली जिले से, और फिर ये उत्तर भारत में तेजी से फैल गया था। चिपको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि चिपको का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है गले लगाना। ठीक है। नेक्स्ट, इसके जो नेता थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे, और इनका एक प्रसिद्ध नारा था, परिस्थिति ही स्थायी अर्थव्यवस्था है। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो सामाजिक कार्यकर्ता थे कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट थे, इन्होंने भी इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था। और फिर 1980 के दशक में बहुगुणा और बिमला बहुगुणा ने जो भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना है टिहरी बांध परियोजना, उसके निर्माण के खिलाफ भी एक और संघर्ष शुरू किया था। क्योंकि इससे क्या होता है, ऐसी परियोजनाएं जब हम बनाते हैं तो बहुत भारी मात्रा में पेड़ वगैरह काटे जाते हैं, इसलिए। विश्व का पहला देश कौन सा है जहां अमूल ब्रांड के उत्पादों का निर्माण किया जाएगा? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फिर ब्राजील? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अब अमूल ब्रांड का जो स्वामित्व है वो किसके पास है? वो है गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के पास है। इसकी जो टैगलाइन है वो है भारत का स्वाद। और जो दूध से जुड़ी हुई जो क्रांति थी उसको हम श्वेत क्रांति बोलते हैं। और वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 1989 में भारत जो है वो यूएसए को छोड़ करके दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश, दूध उत्पादक देश बन गया था। और भारत में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? तो ये यूपी पहले नंबर पर है। ठीक है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश का नाम आता है। और इसकी जो वर्तमान में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के जो प्रबंध निदेशक हैं ये कौन है? ये हैं जयन मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। ठीक है। इनके बाद दूसरे नंबर पर जो बने हैं वो 11,156 रन बनाने वाले T20 क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी ने बनाए नहीं है 12,000 रन, लेकिन इंडिया में सबसे पहली बार बनाए, इंडियन खिलाड़ी ने बनाए हैं, विराट कोहली ने। लेकिन इससे पहले जो बना चुके हैं ये कुछ 14,000 समथिंग बनाए इन्होंने। तो क्रिस गेल हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? शरद कमल, मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम या फिर गगन नारंग? तो ऑप्शन, इसके जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, शरद कमल। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि शरद कमल जो हैं वो क्या खेल खेलते हैं, मतलब कौन से खिलाड़ी हैं। 2 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जो हैं ये रह चुके हैं। और 32वां जो समर ओलंपिक है वो कहाँ पर मनाया जा रहा है? ये किया जा रहा है फ्रांस, पेरिस में। शुरू कब होगा? 26 जुलाई को, और एंड कब होगा? 11 अगस्त 2024 को। और पहले जो ध्वजवाहक किसी भी ओलंपिक में सबसे पहले भारत का कोई ध्वजवाहक है तो वो एथलीट पूर्मा बनर्जी है। 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में ध्वज फहराया था इन्होंने। और इस बार 2020 टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में हुआ था कोविड के कारण, उसमें 2 थे। कौन थे? संयुक्त रूप से मैरी कॉम थे और मनप्रीत सिंह थे। ठीक है। जो कि पूर्व हॉकी कप्तान थे पुरुष के। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी जो है वो पेरिस जो है तीसरी बार कर रहा है इसका होस्ट। पहले इस एक बार अब कर रहा है 2024 में। ठीक है। 1924 में भी किया था और 1900 के अंदर भी किया था। इसमें 4 खेल नए ऐड किए गए हैं, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग। इसकी जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो हैं वो पीटी उषा हैं। और शेफडी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो मैरी कॉम को किया गया है। शेफडी मिशन क्या होता है? मतलब ये ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है, मतलब मिशन का प्रमुख होता है। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज उठाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी शाइनी अब्राहम विल्सन, जो कि 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में इन्होंने उठाया था ध्वज। यूपी उच्च न्यायालय ने किस शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक माना था? मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004। ठीक है। तो असंवैधानिक करार क्यों दिया गया है? इसमें बताया जा रहा है कि जो +2 के जो सिलेबस है वो 8th 9th 10th के अकॉर्डिंग है। और इसमें मैथ्स, साइंस और SST जो है वो आप एक साथ नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए बच्चे जो हैं वो पिछड़ सकते हैं इस तरह से, इसलिए इसको असंवैधानिक करार दिया गया है। और ये कब आया था? ये अधिनियम 2004 में आया था, ये मुलायम सिंह यादव की सरकार में। तो ये होता क्या है? ये जिससे प्रदेश के मदरसों का संचालन होता है और मानक पूरा करने वाले मदरसों को बोर्ड जो है वो मान्यता प्रदान करता है। इसमें जो पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी दिशा निर्देश, गाइडलाइंस मतलब जो है वो दिए जाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि 14, 21 और 21A सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन जो है ये अधिनियम जो है वो कर रहा है।
अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 21 बोलता है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21A बोलता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है राज्य प्रदान करेगा, और इसको जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया है 21A के तहत 2002 में, जबकि 86th अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था। अब ये जो मौलिक अधिकार हैं कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका से लिए गए हैं। भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। और ये जो मौलिक अधिकार है ये हमारे स्थगित हो सकते हैं। अनुच्छेद अगर हमारा 352 अगर लागू हो जाए, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, तो कौन कौन से नहीं होते? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को छोड़कर बाकी सारे हमारे स्थगित हो जाते हैं। और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मूल संविधान में जो थे वो कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। जो 7वां था मतलब अनुच्छेद 31 जो था वो उसको निकाल दिया गया है 44वें संविधान संशोधन, जो कि 1978 के अंदर हुआ था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया, फिर उसको कानूनी अधिकार बना दिया, जो कि अनुच्छेद 300A में फिर डाला गया था और इसको कानूनी अधिकार बनाया गया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन से भाग के अंदर डाला गया ये 300A वाला। ठीक है, अब हम कुछ मौलिक अधिकार देख लेते हैं। समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद जो है 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये है अनुच्छेद 29 से 30। और संवैधानिक अधिकार जो है अनुच्छेद 32। याद कर सकते हैं इसको। समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक और संविधान को समझाया। ठीक है, और इसमें किसमें कितने अनुच्छेद हैं ऐसे याद कर सकते हैं आप? 5, 42, 42, 0, 1। ठीक है, पहले में 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है। 0 मतलब 31 जो है उसको 31वां जो अनुच्छेद था उसको कट कर दिया गया है, हटा दिया गया है यहाँ से, वो 0 है, और फिर 1 अधिकार है इसमें। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्च 2024 में किस कंपनी ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन जो है वो त्रिशूल लॉन्च किया? ठीक है, गरुड़ एरोस्पेस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जैन टेक्नोलॉजीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किया है ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर A। कौन सा? गरुड़ एरोस्पेस। ठीक है, अब देखिए जो गरुड़ एरोस्पेस है ये एक कंपनी है। ये कहाँ की कंपनी है? तमिलनाडु की, चेन्नई की जो ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है। और एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जो हैं वो तैराक अग्निश्वर जयप्रकाश ने इसकी जो स्थापना की थी। ठीक है, 500 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन तकनीक पर इन्होंने प्रशिक्षित किया है। और जो मोदी जी ने जो योजना चलाई थी, नमो ड्रोन दीदी योजना, उसकी पहल से भी महिलाओं के सशक्तिकरण में इसने भूमिका अपनी निभाई है। ठीक है, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, और इसके शेयरधारक भी हैं। हाल ही में नो योर कैंडिडेट ऐप किसने किया है? चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। और मिशन 414 हिमाचल में मतदान बढ़ाने के लिए ये वाला लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दुर्गमता के समुद्री ध्रुव पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? क्रिस ब्राउन, जूल्स वर्ने, विल्मोर स्टीफन्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। कभी कभी प्रोनाउंस हो नहीं पाता है। क्रिस ब्राउन इसका जो है वो सही आंसर है हमारे पास, क्रिस ब्राउन। ठीक है, ये समुद्री ध्रुव पॉइंट नीमो है, ये काल्पनिक पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका जो कहाँ पर है ये है न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, और ये काल्पनिक बिंदु है। ठीक है, ये आपने देख लेना है यहाँ पर। पॉइंट नीमो नाम किसने दिया था? ये हवोजे लुकाटेला ने दिया था 1992 में। और उन्होंने 1992 में लेखक थे एक जूल्स वर्ने, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? 20,000 लीग्स अंडर द सी। ठीक है, और इनकी एक काल्पनिक, इनमें जो पनडुब्बी के कप्तान थे उनका नाम था निमो। ठीक है, निमो कप्तान उनका नाम था। और ये जो निमो शब्द है इसका अर्थ लैटिन में होता है कोई आदमी नहीं, मतलब ये काल्पनिक ही पॉइंट है। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? अशोक लवासा, DY चंद्रचूड़, रंजन गोगोई, या फिर राजीव कुमार। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर B, DY चंद्रचूड़। ये जो है हमारे वर्तमान में CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स, और इसके जो स्थानीय नाम है वो गोडावन है। इसको सोनचिरैया भी बोलते हैं। और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये 2011 से IUCN की रेड लिस्ट में है, लुप्तप्राय जनजाति के लुप्तप्राय के रूप में है। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, ये जो चंद्रचूड़ जी हैं इन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जैसे राम मंदिर का फैसला। ठीक है,
चुनावी बॉन्ड से रिलेटेड फैसला इन्होंने दिया है और सबरीमाला मंदिर का फैसला भी इन्होंने दिया है। हाल ही में CAG ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर IIT के साथ MOU पर किस MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं IIT दिल्ली के साथ। ठीक है, CAG कौन है हमारे वर्तमान में? कैग, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला AI टीचर आयरिश लॉन्च हुआ है? ये केरला में हुआ है। न्यूज़ एंकर लिशा, आर्टिफिशियल न्यूज़ एंकर लिशा, ये ओडिशा में हुई है। और किस IIT ने पानी से आर्सेनिक अलग करने की तकनीक विकसित की है? तो ये की है IIT मद्रास ने। भारत के बाहर पहला विदेशी कैंपस किस IIT ने खोला है? तो ये खोला है IIT मद्रास, जो कि जंजीबार तंजानिया के अंदर है। और जंजीबार जो है वो लॉन्ग द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ हमारे आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। तैयारी को मजबूत रखिएगा, खुश रहिएगा, औरों को भी खुश रखिएगा, और ठीक है, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।